नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य लिटरेचर में। दोस्तों, आज मेरी पहली क्लास है, तो अगर पढ़ाने या बोलने में कोई समस्या हो या कोई साफ आवाज़ ना आए या मुझे ठीक से पढ़ाना ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं, जिससे मैं उस पर सुधार कर सकूं और मुझे उससे मोटिवेशन भी मिलेगा। दोस्तों, हमने जो आज पहला टॉपिक लिया है वह है हिंदी व्याकरण का स्वर संधि। आप सभी को विधिवत ज्ञात होगा कि किसी भी परीक्षा में संधि से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। लेकिन आज मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपके स्वर संधि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कभी गलत नहीं होंगे। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले बात आती है कि संधि क्या होती है। तो जब दो सार्थक शब्द, सार्थक क्या होता है, जिनके कोई अर्थ हो, जब दो सार्थक शब्दों का मेल होता है तो उनसे जो उत्पन्न विकार मतलब परिवर्तन, दो सार्थक शब्दों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो सार्थक शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बना दें तो उसे संधि कहते हैं। संधि के 3 भाग होते हैं। स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। इन सभी से आप लोग अच्छी तरह से विधिवत आपको ज्ञात भी होगा। स्वर संधि में स्वर से स्वर का मिलन होता है। अब व्यंजन संधि में क्या होगा, स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा, फिर जो विकार उत्पन्न होगा उसे संधि कहेंगे। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्वर संधि है। आज जो मैं आपको एक ट्रिक जो बताऊंगा वो स्वर संधि से संबंधित है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप कभी स्वर संधि को भूल नहीं पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो परीक्षा में आपसे पूछ लिया कि एक ये आ गया कि परोपकार में कौन सी संधि है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है या ऐड संधि है। तो मैं आपको ऐसा तैयार करना चाहता हूँ कि मतलब जो आप देखते ही ये पहचान जाए कि इसमें कौन सी संधि है। या आपको एक शब्द दे दिया इत्यादि दे दिया, या आपको शब्द दे दिया हिमालय, शब्द दे दिया आपको इत्यादि, तो आप कैसे पहचानोगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम स्वर संधि को ऐसा जान जाएंगे कि आप देखते ही पहचान जाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया। ये इसमें मैंने 3 कॉलम किए हैं। ए के नीचे ए के नीचे क्या है, आ है। बी के नीचे ई उ री है, और सी के नीचे ए आई ओ औ ये है। तो आपको ये चार्ट याद कर लेना है, आपको ये चार्ट अपने दिमाग में बिठा लेना है। आइए जानते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। तो दो समान स्वरों के मिलने से उत्पन्न विकार को दीर्घ संधि कहते हैं। जब दो समान स्वर कौन से हैं, जैसे अ और आ, ये दोनों क्या है, समान है। ई और ई ये दोनों क्या है, ये आपस में समान है। जब दो ऐसी समान स्वर मिलेंगे और उनसे उत्पन्न विकार, मतलब उनसे जो उन दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होगा, शब्द में जो परिवर्तन होगा, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। बस दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। जैसे एग्जाम्पल क्या है, धर्म धन अर्थ। तो धर्म इसमें भी क्या है,
अ का उच्चारण हो रहा है और इसमें भी अ है, तो अ और अ मिलके के यहाँ क्या बना, आ बन गया। तो ये क्या बना, धर्मार्थ। अब जो बाकी 4 संधियाँ हैं वो इस ट्रिक पर आधारित हैं। ये जो हमने जो 3 कॉलम बनाए हैं इस पर आधारित है। अब जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले दूसरी संधि आती है गुण संधि। तो गुण संधि का आपको रखना है ए प्लस बी, ये याद रखना है आपको सिर्फ। अगर आपको चार्ट याद है कि ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है, तो आपको सिर्फ गुण संधि में क्या याद रखना है, ए प्लस बी। मतलब एक ए के बाद अगर बी आए, यानी ए में क्या है, और बी में क्या है, ई उ री। अगर इन दो के बाद ये सब आते हैं तो वहाँ पे क्या होगी, गुण संधि। अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे महाधन इंद्र, तो महा में क्या है, यहाँ पे आ है और ये ई। तो आ किस में है, आ पहले में है और ई दूसरे में। तो आ गया ए के बाद बी आएगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। महाधन उत्सव, तो इसमें भी क्या है, आ है और यहाँ पे क्या है, ऊ। तो आ ए में है और ऊ बी में है। वैसे में जो अगली संधि है वो क्या है, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का क्या है, ए प्लस सी, कि ए के बाद ए क्या है, आ और सी क्या है, ए आई ओ औ। तो ए के बाद अगर सी आए तो वहाँ पे क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। जैसे उदाहरण के लिए सदा धन एव, तो सदा, तो इसमें क्या है, आ है और ए है। तो आ इसमें है, ए इसमें है, तो ए में और सी में, तो हमारा सदा धन एव ए मिलके क्या ए बना, तब ये सदैव बना। दूसरा उदाहरण है एक धन एक, तो इसमें क में अ है और ए यहाँ है, तो ये दोनों मिलके और ए जब बना तो क्या ए बना, तब वो एक एक बना। अगली जो संधि है वो है यण संधि। अब यण संधि को याद करने के लिए क्या है, बी प्लस, इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि बी प्लस भिन्न स्वर। स्वर कौन कौन से हैं, ये सब स्वर हैं। तो बी जहाँ आगे ये हो, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पे अधिधन आदेश, तो जो ये पहला पहला शब्द है अधि, इसका जो अंतिम वर्ण होगा ना, उसमें ये शब्द आपको दिख जाएंगे। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि बी के बाद यदि भिन्न स्वर आए, बी के बाद या ए आए या सी आए, बी के बाद ए आए या सी आए, तो क्या होगा, यण संधि हो गया। जैसे उदाहरण से समझते हैं, अधिधन आदेश, तो अधि इसमें क्या है, छोटी ई है और इसमें क्या है, आ। तो ई कौन सा है, बी वाला, और आ कौन सा है, पहले वाला। तो हो गया ना, बी के बाद यहाँ पे ए आया है, तब जाके क्या बनाए, अध्यादेश बना है। दूसरा उदाहरण है प्रतिधन एक। अब इसमें भी छोटी ई है और ए है, तो ई इसमें है बी में और ए सी में है। तो मतलब बी के बाद या ए भी आ सकता है और सी भी आ सकता है। बी के बाद ए या सी में से एक आएगा। तो जहाँ बी के बाद ए या सी में से एक आएगा वहाँ पे कौन सी संधि होगी, वहाँ पे यण संधि होगी। अब लास्ट संधि जो होती है वो है अयादि संधि। अब अयादि संधि का क्या है, अयादि संधि में ये है कि सी के बाद ये सी क्या है, ए ओ औ, इनके बाद ये वाले हैं या ये वाले हैं। सी के बाद ये बी आएगा या ए आएगा। तो या ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सी के बाद भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे क्या होगी, अयादि संधि होगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, गय धन अक, तो गय इसमें क्या है, ए है ना और ये अ है, तो ए इसमें है और अ ये, तब ये गायक बना। भौ धन उक, तो इसमें अ है, अ तीसरा है और ऊ दूसरा है, तब ये बना भावुक।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पहली ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई हो। लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक और ट्रिक भी लाया हूँ। ये ट्रिक नंबर 2 है। आइए जानते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले आएगी दीर्घ संधि। स्वर संधि का जो पहला भाग दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ क्या है मैंने अभी बताया भी। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा, दीर्घ बड़ा। तो जिसमें बड़ी मात्रा होगी तो दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि, दीर्घ मीन्स बड़ा, ऐसे में याद रह जाएगा। तो जिसमें बड़ी मात्रा होगी तो दीर्घ संधि होगी। जैसे देवालय, तो आ की मात्रा है। महात्मा, आ की मात्रा है। भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा है। तो ये क्लियर हो गया ना। जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो तो वहाँ पे क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। दूसरी संधि है गुण संधि। एक मात्रा ऊपर लगी हो तो गुण संधि। एक मात्रा ऊपर लगी हो, ऊपर की तरफ एक मात्रा लगी हो तो वह गुण संधि होगी। जैसे महेंद्र, नरेश, देवेंद्र, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो क्या है, गुण संधि का क्या है कि एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए तो वहाँ पे क्या होगी, गुण संधि। तीसरी संधि वृद्धि संधि। तो दो मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि। यहाँ पे ऊपर क्या था कि एक मात्रा लगा हो तो क्या होगी, गुण संधि होगी। और दो मात्रा लगी हो तो वृद्धि संधि होगी। जैसे उदाहरण क्या है, एक एक लगी है ना, दो मात्रा लगी है। सदैव, इसमें भी दो मात्रा लगी है दो के ऊपर। तो जहाँ पे ऊपर दो मात्रा लगी होगी यार तो वह वृद्धि संधि होगी। उसके बाद आता है यण संधि। तो य व र के पहले आधा अक्षर हो तो यण संधि होगा। आप देख लीजिए, य व र, ये तीन अक्षर याद, य व र। ये अगर इनसे पहले कहीं आपको आधा अक्षर दिख जाता है तो उसमें यण संधि ही होगी। जैसे उदाहरण स्वागत इत्यादि। तो स्वागत में व के आगे आधा स्वर है, इत्यादि में य के आगे आधा स्वर है। तो य व र से पहले अगर आधा अक्षर हो तो वह यण संधि। अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होगा कि ए, ऐ, ओ, औ इनकी मात्रा नहीं होगी। सामान्य तो जो अयादि संधि की जो उदाहरण होती हैं उसमें किसी की भी मात्रा नहीं होती है, आप देखेंगे। और जो शब्द होगा वो तीन अक्षरों का बना होगा। अयादि संधि के जितने भी उदाहरण हैं तीन वर्णों का वो शब्द बना होगा और उस पर क्या मात्रा नहीं होगी। जैसे नयन, पवन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी दोनों ट्रिकें समझ में आई हो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।